नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में हम जो भी ये PDF नोट्स यूज़ कर रहे हैं ये हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे नोट्स जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप डाउनलोड कीजिए और फिर इस वीडियो को आप देखिए तो आपको बेटर क्लैरिटी से समझ में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी इनवॉलंटरी वर्कलेसनेस है कि एक बंदा जो फिट है, फाइन है, फिजिकली फिट है, वो काम करना चाहता है और वो काम ढूंढ भी रहा है, वर्क ढूंढ रहा है, बट उसको काम मिल नहीं रहा। वो क्या होता है? बेरोजगारी। अब इसमें क्या है, दो टाइप का होता है। एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब अस्वैच्छिक। बंदा कैपेबल है, पर्सन कैपेबल है और चाहता भी है, बट उसको काम मिलता नहीं है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि काम मिल रहा है पर वो करना नहीं चाहता है क्योंकि उसको और पैसा चाहिए होता है, हायर वेजेज चाहिए होती है। लेबर फोर्स मतलब ऐसे पर्सन जो या तो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बट देख रहे हैं काम, वो दोनों इंक्लूड लेबर फोर्स में होते हैं। और वर्क फोर्स मतलब ऐसे पर्सन जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नॉन लेबर फोर्स कौन सी होती है? ऐसे पर्सन जो काम नहीं कर रहे हैं और ना ही वो काम देख रहे हैं और ना ही अवेलेबल है वो काम के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, तो अनएम्प्लॉयड कितने हैं, वर्कर कितने बेरोजगार हैं, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स है कितने। टोटल लेबर फोर्स कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट की रेट निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी किस किस टाइप की होती है। टाइप्स में देख लेते हैं बेरोजगारी कितने टाइप की। उसमें पहला है स्ट्रक्चर, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये कब अराइज होती है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी? जब मिसमैच होता है जो वर्कर की स्किल और क्वालिफिकेशन है और जो अवेलेबल जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर मिसमैच होता है तो ये बेरोजगारी होती है। जैसे कंप्यूटर्स आए तो लोग लिटरेट नहीं थे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, तो जो स्किल सेट था और जो रिक्वायरमेंट था उसमें मिसमैच था। दूसरा क्या है? डिस्गाइज्ड, छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्या है? एग्रीकल्चर में होती है। ये तब होता है जहाँ पे जो लोग हैं, जैसे 10 चाहिए तो काम कर रहे हैं 20 जने। अगर इनमें से 10 जनों को निकाल भी दिया जाए तब भी उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो ये होगी छिपी हुई बेरोजगारी। एक हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि पर्सन एम्प्लॉयड तो है, रोजगार तो मिला, बट उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्किल सेट के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। एक हो गया साइक्लिकल। ये क्या होता है? रिसेशन या डिप्रेशन होता है तब ये होता है जब इकोनॉमी का जो साइकिल चलता है उसके अकॉर्डिंग वो अनएम्प्लॉय बेरोजगार हो जाता है या रोजगार मिल जाता है। सीजनल, सीजनल कब होता है? ये पर्टिकुलर टाइम पे होता है एक साल में। जैसे एग्रीकल्चर में, कृषि में जब सीजन होता है तब तो मिल जाती है जॉब, अदरवाइज नहीं मिलती है। वैसे ही टूरिज्म है, होटल इंडस्ट्री है। फ्रिक्शनल, ये क्या होता है? ये होता है जब कोई पर्सन एक जॉब से रिजाइन कर देता है और दूसरा जॉब ढूंढ रहा होता है, तो वो जो बीच का पीरियड होता है वो फ्रिक्शनल होता है। और ओपन, ये कौन सा होता है? जब वर्कर तो विलिंग है कि हम काम करना चाहते हैं, जो भी वेज देंगे हम ले लेंगे, बट क्या है, वर्क है ही नहीं। ये चीज़ कब होता है? एजुकेटेड लोगों के साथ ज़्यादा होती है। इतने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अब मेजरमेंट कैसे होता है भाई अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में?
भारत में जो बेरोजगारी का मापन किया जाता है, मेजरमेंट जो किया जाता है, वो कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे हो गया, एनएसएसओ करता है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंडर आता है। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब ये एनएसएसओ क्या करता है? एक सर्वे करता है, उसको क्या बोलते हैं सर्वे को? PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे करता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे करता है अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर वगैरह क्या है। इसमें क्या होता है, चार टाइप के तरीके से मेजर किया जाता है। उसमें पहला है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। ये कौन सा हो गया? सामान्य स्थिति वाला। सामान्य स्थिति वाला क्या है? जिस जिसको पिछले साल में क्या, क्रोनिक और ओपन बेरोजगार ही रहा वो पूरे साल, पिछले साल मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेरोजगार ही रहा, वो हो गया यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। दूसरा क्या है? यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। ये वो जिन्होंने मेन एक्टिविटी में शामिल रहे हैं, बट वो सब्सिडरी काम भी कर सकते हैं। और ये एट लिस्ट क्या है? 30 डेज के लिए इनको काम मिला है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने क्या है, मेन एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी और सब्सिडरी एक्टिविटी में 30 दिन उन्होंने स्पेंड किया, वो है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। फिर तीसरा है करंट वीकली स्टेटस। ये कब होता है कि एक पर्सन बेरो बेरोजगारी रहा, अगर उसको 1 घंटे का, 1 आवर का, 1 घंटे का भी काम नहीं मिला पिछले 7 दिनों में, 7 डेज में उसको 1 दिन का भी काम नहीं मिला। फिर आता है करंट डेली स्टेटस। इसमें क्या है, पिछले जो 7 दिनों में उसको क्या क्या काम मिला उसको मेजर करता है। ये सबसे एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये पूरा कैप्चर करता है कि उसका बेरोजगारी की स्थिति पार्शियल बेरोजगारी थी या पूरा ही वो बेरोजगार था, या कुछ बेरोजगारी थी और कुछ उसको काम मिला हुआ था। तो ये मेजर, ये चार टाइप के मेजर एक्टिविटी है वो मेजर की जाती है। तो इसमें एनएसएसओ ये सर्वे में ये क्वेश्चन पूछता है। अब बात कर लेते हैं कारण क्या है बेरोजगारी के इंडिया में। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो है। अब मान लीजिए 8% का टारगेट सरकार रखती है और अचीव करती है 6%। ठीक है। तो जो टारगेट किया था वो भी नहीं करते हैं, और इससे क्या है, जॉब क्रिएशन भी कम होता है। जॉबलेस ग्रोथ है। जीडीपी में ग्रोथ तो हो रही है, पर चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो रही, सर्विस सेक्टर में हो रही है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हो गई है। एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, क्योंकि डिग्रियां दे देते हैं, स्किल नहीं देते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन है, क्योंकि गांव में ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए लोग शहर की तरफ जाते हैं। न कि ऐसा है कि शहर उनको खींच रहा हो, वैसा वाला नहीं है। मतलब गांव में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए लोग अर्बन आते हैं। अगर गांव में भी उन्हें रोजगार मिल जाए तो लोग वहाँ पे भी काम कर लेंगे। टेक्नोलॉजी का है कि यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, जिससे लेबर की ज़रूरत कम पड़ रही है। और एग्रीकल्चर का भी कॉन्स्ट्रेंट है कि सीजनल नेचर है। लैंड के कई पार्सल टूट गए हैं, हेवी लैंड नहीं बची है किसी के पास, और जो लिमिटेड लैंड है उसके ऊपर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये सब मेन रीजंस हैं। अब मेन जो सरकार ने जो प्रोग्राम चलाए हैं अनएम्प्लॉय बेरोजगारी के प्रोग्राम, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, तो वो हम मेन मेन प्रोग्राम देख लेते हैं।
पहले जो स्ट्रेटेजी थी वो थी ट्रिकल डाउन अप्रोच थी, फिर डायरेक्ट अटैक कर दिया। ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या थी कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो रिच लोग हैं, उनको अगर सरकार सहायता देगी तो वो डायरेक्ट गरीब लोगों तक पहुंच जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। तो सरकार ने 70s 80s में क्या किया, डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर दिया बेरोजगारी पे। वो कैसे? एक तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेके आए, फूड फॉर वर्क लेके आए। तो अगर काम दिया जाएगा और उसके बदले में फूड दिया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, मिनिमम नीड्स है वो फुलफिल हो पाए। जवाहर रोजगार योजना लेके आए। ये किसके लिए था? जो पुरानी जो स्कीम थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो था, इनको मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना लेके आए। फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लाए, रूरल पुअर के लिए 100 डेज का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देंगे। फिर महात्मा गांधी नरेगा लेके आए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें क्या, 100 डेज का गारंटेड आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पर फाइनेंशियल ईयर, हर घर को। ये वेज के रिलेटेड आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या लाए? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें असेट क्रिएशन किया जाता है पुअर पुअर के लिए। इनकम जनरेटिंग जो असेट्स हैं वो दी जाती थी। फिर आया ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें स्किल सेट उनके डेवलप किया गया रूरल यूथ का, ताकि उनको जॉब मिले। फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, ये लाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज के लिए। सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप के थ्रू बैंक से क्रेडिट वगैरह आपको मिल जाएगा, ताकि आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर पाएँ, बेरोजगार ना रहें। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया। आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के। आपको कोई चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। एक अर्बन स्कीम भी थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज अपॉर्चुनिटीज के लिए थी, बट ये अर्बन लोगों के लिए थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी के रिलेटेड जो है कुछ फ्रेमवर्क है, कई आर्थिक सिद्धांत दिए हुए हैं, कई मॉडल्स दिए हुए हैं। वो हम वर्ल्ड वाइड जो फेमस हैं उनको हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें पहला मॉडल क्या है? रोस रोसेनस्टीन गॉर्डन ने क्या बोला? बिग पुश। इनकी बिग पुश थ्योरी क्या थी? इनकी क्या मानना था कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है कोई इकोनॉमी में, या गरीबी से आपको बाहर आना है, या अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति खत्म करनी है, तो आपको एक मिनिमम लेवल का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े बिट्स एंड पीसेज में इन्वेस्टमेंट का आज थोड़ा कर दिया, कल कर दिया, परसों, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक एक मिनिमम लेवल का बिग पुश तो चाहिए होगा, तभी ये स्थिति खत्म होगी। दूसरी थ्योरी है लिविस्टिन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। इनका क्या है कि अगर निरंतर आपको ग्रोथ चाहिए, निरंतर ग्रोथ चाहिए, तो आपके सर्टेन इनिशियल एफर्ट तो आपके लगेंगे ही। एक, मान लीजिए अगर इंडिया को प्रोग्रेस चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 6% की ग्रोथ तो उसे हर बार लानी ही है, ताकि क्या है, वो जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है उससे ओवरकम आए। तो इससे ज़्यादा ही आपको करना है, तो 6 तो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद में लुईस का मॉडल। ये क्या बोलता है कि जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, ठीक है, उससे क्या है, आपको जो सरप्लस लेबर है, जो दिख नहीं, डिस्गाइज्ड मतलब छिपा हुआ जो बेरोजगार है, उसको उठा के कैपिटल सेक्टर इंडस्ट्री की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है? इससे भी जो बेरोजगारी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में फिलिप कर्व क्या है, एक ट्रेड ऑफ थ्योरी बताते हैं, उल्टी इनवर्स रिलेशनशिप बताते हैं कि इसमें अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो बेरोजगारी कम होगी।
और इन्फ्लेशन अगर कम है तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर आया कुजनेट कर्व। वो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी इनिशियली जब ग्रो होती है तो क्या होती है, असमानता इनइक्वलिटी बढ़ जाती है। पर जैसे जैसे इवेंचुअली क्या होता है, वो असमानता जो इनइक्वलिटी है वो घट जाती है। उसके बाद में एक फ्रेमवर्क था, भगवती कमेटी जो आई थी, उन्होंने बताया, ये कमेटी थी, उन्होंने असेस किया था कि हाँ बेरोजगारी किस लेवल तक है। वो इन्होंने रिकमेंड किया था कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थे, मॉडल्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कीजिएगा। अब आज की डेट में हम ट्रेंड देखते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन, 90% जो वर्कफोर्स है वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में है। उनको क्या है, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। सोशल सिक्योरिटी मतलब रिटायरमेंट के बाद पेंशन हो गई, आपका पीएफ हो गया, ये सब इनके नहीं कटते हैं। दूसरा क्या है कि लो फीमेल लेबर फोर्स है। तीसरा क्या है, गिग इकोनॉमी है। इसमें क्या, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो, इनमें जो लोग लगे हुए हैं। और अभी क्या हो गया है, रूरलाइजेशन मतलब क्या हो गया है, वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड हो रही है। इसका मतलब इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा नहीं लग रही है। टाइम पॉवर्टी, मैरिड वुमन है, उनको क्या है, केयर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, घर का काम ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए लेबर मार्केट में वो नहीं आती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। इस तरह आपकी जो मेजर बेरोजगारी के कारण और जो चैलेंजेस हैं, जो मेन मॉडल्स जो बने हैं वर्ल्ड ओवर, उसको कैसे मेजर किया जाता है, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। कितने टाइप के अनएम्प्लॉय बेरोजगारी होती है। अब हम थोड़े करंट में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंडिया में बेरोजगारी रिमूवल के लिए, वो हम समझ लेते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, गरीबी के लिए, पॉवर्टी के संबंध में। उसी के रिलेटेड जितने भी जो स्कीम्स हैं, वो वो ही एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एप्लीकेबल हैं। इसमें पहली स्कीम की बात कर लेते हैं। वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये अभी तो क्या है, प्रेजेंट में ये रिप्लेस हो गया है किससे, विकसित भारत, विकसित भारत जी राम जी, जी राम जी एक्ट से। इसकी हमने डिटेल चर्चा पिछले वीडियो में भी की है, पॉवर्टी वाले में, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी है, और बेरोजगारी के लिए भी है, और गरीबी के लिए भी ये एक स्कीम है, जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है प्रत्येक घर को। विकसित भारत में 125 डेज कर दिए। ठीक है, इसको आप पिछले वीडियो में देखिएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान। ये कोविड के बाद में स्टार्ट हुआ था। इसे 125 डेज के लिए दिया गया था। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाया गया था। 116 डिस्ट्रिक्ट में, 6 स्टेट में 25 टाइप के वर्क दिए गए, ताकि इमीडिएट इनको रोजगार मिले और रूरल एसेट में क्रिएशन हो। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 2008 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज के थ्रू क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था। इसका भी टारगेट क्या था, रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको, SC ST वुमेन माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट कैसे, लोन दिया गया, गवर्नमेंट की सब्सिडी दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए था। इसमें 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं, 50,000 तक शिशु किशोर, 50,000 से 5 लाख, और तरुण 5 से 10 लाख तक। ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है। इसमें आपको कोई चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।
और इससे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो कम होगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए हुआ। बैंक से लोन मिल जाता है 10 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद में स्किल सेट बनाने के लिए, ताकि उनको युवाओं को रोजगार आसानी से मिल सके, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की स्किल सेट बनाने के लिए इसमें स्किल स्किल इंडिया में से स्किल सेट दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए, AI ग्रीन जॉब्स के लिए। इसके बाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये यूथ के लिए लॉन्च की गई। इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, स्किल सर्टिफिकेशन है, प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया। इसके बाद में है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये भी रूरल यूथ को टारगेट किया गया। इसमें क्या है, इसमें भी सेक्टर रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या है, इनको स्किल डेवलपमेंट की गई, ताकि ये लोग क्या है, इनकी जो जो भी एजुकेशन रही हो और जो स्किल उन इन जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चाहिए, उसमें जो स्किल सेट में जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या है, अगर इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर कोई मान लीजिए आपकी कोई इंडस्ट्री है, उसमें आप यूथ को लगाते हैं, उनको अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग देते हैं, तो गवर्नमेंट आप उनको अगर मान लीजिए 5,000 रुपये पे करते हैं हर महीने के, तो उसका 25% जो है गवर्नमेंट बियर करेगी अप टू 1,500 पर मंथ। इससे क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है और उसको एम्प्लॉय जो यूथ है उसको जल्दी से जल्दी रोजगार मिलेगा। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आई थी। इसमें क्या किया था कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, वो क्या है, किसी को न्यू जॉब देता है, तो सरकार उसका EPF का खर्चा बियर करेगी। फिर है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें क्या हुआ था, ये था कोविड के बाद में जो लोग इफेक्ट हुए हैं कोविड से, कई लोगों को निकाल दिया था, कोविड की वजह से जॉब चली गई थी, उन वर्कर्स को वापस रखेंगे। अगर उनको री एम्प्लॉय रोजगार मिलता है तो गवर्नमेंट उसका PF जमा करवाएगी। ये क्या है, MSME सेक्टर्स के लिए था, जहाँ पे बहुत सारा रोजगार आज के युवाओं को मिल सकता है। फिर आया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का, ये अर्बन पुअर्स के लिए था। इसमें क्या है, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई स्किल सेट दिया जाएगा। दूसरा क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे ताकि वो लोन मिल सके सस्ती दरों पे, ये इसका टारगेट था। उसके बाद PM स्वनिधि स्कीम, इसमें ये क्यों लॉन्च की गई थी, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए की गई थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये क्यों लॉन्च की थी, कोविड के बाद में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी सहायता के लिए इनको क्या है, वर्क फ्री कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन दिया गया था 10,000 रुपये तक का, आप लोन ले सकते हो। और इसमें 7% तक की ब्याज में छूट भी दी गई थी ब्याज दर में। और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। वुमेन्स के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, एक अर्बन अपन ने ऊपर देखा, ये रूरल है, ये रूरल पुअर्स के लिए है, गरीबों के लिए है, जो रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में है। ये वुमेन्स के लिए, इसमें भी वही सेल्फ हेल्प ग्रुप है और आप लोन ले सकते हैं जिसपे आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें और लोगों को उससे जोड़ें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें। एक ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए। ये एक पोर्टल है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे इनफॉर्मल सेक्टर में कोई है वर्कर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है
जिनके फॉर्मल पीएफ ईएसआई वगैरह नहीं कटता है, उन सबको इस पे रजिस्टर्ड किया जाता है। और इससे क्या होता है, सरकार के पास एक डेटाबेस बन जाता है। तो उसकी मदद से ये क्या है, इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी के, मेडिकल सुविधा है, ये सब दे सकती है सरकार को। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना हो तो वो कर सकती है। इससे क्या है, टारगेटेड डिलीवरी हो जाती है जो भी सरकार स्कीम लॉन्च करती है उसकी। एक एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल भी है, नेशनल कैरियर सर्विस। ये ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल है। इसमें आपकी जो स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाती है। और आपको अगर कोई काउंसलिंग चाहिए तो वो आपको मिल जाती है। आपको जॉब सर्च करने में आसानी होती है। ये एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तो इस तरह क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बेरोजगारी के लिए चलाए गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। अब ये इस तरह आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये सारी स्कीम्स आप करंट की याद कीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारी ऐप सूर्य IQ अकेडमी का डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें टेस्ट सीरीज हमारी लाइव है, और उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और अपने प्रिपरेशन का लेवल देखिए। इसी तरह आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।